नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन रिसर्च और इकोसिस्टम को लेकर की बड़ी बैठक। सीरो सर्वे और टेस्टिंग बढ़ाने पर दिया जोर। कहा, भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को जारी रहेंगी सरकारी सुविधाएं। कोरोना संबंधी सख्त दिशा निर्देशों के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज से खुले सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल भी खोले गए। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए चरणबद्ध कार्य योजना लागू। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दल करेंगे निगरानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत। सुरंग बनने के बाद श्रीनगर और लेह के बीच पूरे साल हर मौसम में बना रहेगा संपर्क। लद्दाख को लेकर चीन के बयान पर भारत का दो टूक जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश है भारत के अभिन्न अंग। अंदरूनी मामलों में दखल कतई बर्दाश्त नहीं। भारत कोविड-19 की किफायती, आसानी से उपलब्ध और असरदार वैक्सीन और दवाई केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात आज कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपनाई जा रही रणनीति की समीक्षा के दौरान कही। इस बैठक में वैक्सीन के विकास, उसके वितरण की व्यवस्था, कोविड-19 की टेस्टिंग जैसे सभी विषय पर विचार किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार और वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन के निर्माण में जुटी भारतीय कंपनियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इन कंपनियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि रेगुलेशन या नियमन से संबंधित सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने सलाह दी कि रेगुलेटर्स को विभिन्न विषयों में हो रहे बदलावों और प्रक्रियाओं को शीघ्रता से अपनाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेते रहना चाहिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य मंत्रालय से वैक्सीन के वितरण से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग और सीरो सर्वे को साथ साथ जारी रखने और बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की टेस्टिंग को और ज्यादा किफायती और तेज बनाया जाए। अनलॉक 5 के तहत आज से देश में छूट का दायरा और बढ़ गया है। कोरोना महामारी के चलते करीब 7 महीने से बंद सिनेमा हॉल आज से खुल गए हैं। इसके अलावा आज से जिन गतिविधियों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, उसके दायरे में कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल के अलावा मनोरंजन पार्क और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल भी शामिल हो गए हैं। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में करीब 7 महीने बाद सिनेमा हॉल खुले तो लोगों ने बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का आनंद लिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी कुछ सिनेमा घर खुले, जबकि कर्नाटक में शुक्रवार से और गुजरात में शनिवार से सिनेमा हॉल खुलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल सिनेमा हॉल नहीं खुले हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में फिलहाल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। राजस्थान और ओडिशा सरकार ने भी सिनेमा हॉल बंद रखने का फैसला किया है। जहां सिनेमा हॉल खोले गए हैं, वहां कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके लिए पहले ही एसओपी जारी कर चुकी है। सिनेमा हॉल के अलावा मनोरंजन पार्कों और इसी तरह के स्थानों को भी फिर से खोल दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसके लिए एसओपी जारी कर चुका है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाली स्विमिंग पूल को भी फिर से खोल दिया गया है। इसके लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय एसओपी जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अनलॉक 5 के तहत स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर खोलने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आज से चरणबद्ध तरीके से फैसला लेने के लिए छूट दी गई है। हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन दिल्ली समेत ज्यादातर राज्य अभी स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं हैं। पंजाब में आज से स्कूल खुल गए। राज्य सरकार की ताज़ा अधिसूचना के मुताबिक शुरुआत में 9वीं से 12वीं क्लास ही शुरू की गई है और एक क्लास में सिर्फ 20 छात्रों को ही बैठने की अनुमति है। हरियाणा में अनलॉक 4 के दौरान 21 सितंबर से आंशिक रूप से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए थे, जबकि राज्य के कॉलेज और विश्वविद्यालय 26 सितंबर से खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को खोलने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार स्कूल खोलने को लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। गुजरात सरकार ने कहा है कि वो दिवाली के बाद स्कूल खोलने पर विचार करेगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2 नवंबर तक नॉर्मल क्लास नहीं करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि स्कूलों को खोलने के बारे में फैसला नवंबर के मध्य में लिया जाएगा। इससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने आज से क्रमबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए थे। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा था कि स्कूलों को फिर से खोले जाने के कम से कम 2 से 3 सप्ताह के भीतर कोई भी असेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की ठीक होने की संख्या में लगातार भारी बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही सक्रिय मामलों के प्रतिशत में भी कमी आई है। इसके लिए संक्रमण के दुगना होने के समय में तेजी से सुधार हुआ है और अब ये लगभग 73 दिन है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के दोगुना होने की रफ्तार में काफी कमी आई है और ये 72.8 दिन हो गया है, जो अगस्त महीने के मध्य में 25.5 दिन था। ये आंकड़े इस बात के संकेत हैं कि कोरोना संक्रमण के रोजाना आने वाले मामलों की रफ्तार तेजी से घट रही है। लगातार 7 दिनों से कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या 9 लाख से नीचे बनी हुई है। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,12,390 है, जो कुल मामलों का 11.12% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 67,708 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73 लाख से अधिक हो गई है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की नीति प्रभावी ढंग से लागू करने के कारण कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है और मृत्यु दर घटी है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.36% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 81,000 से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 63,83,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय देश में मृत्यु दर 1.52% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में 680 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 1,11,266 हो गई है। बीते 24 घंटों में 11,36,183 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश भर में अब तक कुल 9,12,26,305 नमूनों का परीक्षण हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी के दौरान अगर आपने कोरोना कवच या कोरोना रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं ले रखी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
अगली बार जब आप इन पॉलिसीज को रिन्यू कराने जाएंगे तो आपके लिए 15 दिनों के वेटिंग पीरियड की शर्त नहीं होगी। भारतीय बीमा नियामक IRDA के नए आदेश के मुताबिक कोरोना कवच या कोरोना रक्षक पॉलिसी को 3.5, 6.5 या 9.5 महीने के लिए बढ़ाने का विकल्प है। अगर ग्राहक इनमें से कोई भी विकल्प को अपनाता है, उसे मिलने वाली सेवाओं में कोई रुकावट नहीं आएगी। पहले ग्राहक 15 दिनों बाद ही पॉलिसी के फायदों का लाभ उठा सकता था। अगर रिन्यू करते वक्त पॉलिसी धारक ने बीमा राशि की रकम बढ़ाई है तो इस दिशा में बढ़ी हुई रकम का लाभ 15 दिनों के बाद ही मिलेगा। कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसियों को 31 मार्च 2021 तक रिन्यू कराया जा सकता है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दलों को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, पानीपत, सोनीपत और राजस्थान में भिवाड़ी, अलवर, भरतपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान ये दल समीर ऐप के जरिए निर्माण गतिविधियों, कचरे का निपटान, खुले क्षेत्रों में कचरे और औद्योगिक कचरे को जलाने जैसे वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का जायजा लेंगे। पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, ये हमें देखना है। वहीं राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए जनरेटर के उपयोग पर दिल्ली सरकार का प्रतिबंध का फैसला आज से लागू हो गया है। जनरेटर का इस्तेमाल अब सिर्फ आपातकालीन सेवाओं में होगा। इससे पहले पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने राजमार्ग और मेट्रो सहित बड़ी निर्माण कंपनियों को शपथ पत्र देने का आदेश दिया था कि वो धूल नियंत्रण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करेंगे। अटल टनल देश को समर्पित करने के बाद सरकार ने सामरिक महत्व की एक और टनल का निर्माण शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज जोजिला टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। ये टनल श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह में सभी मौसम में कनेक्टिविटी मुहैया कराएगी। साथ ही यात्रा में लगने वाले मौजूदा 3 घंटे के समय को घटाकर 15 मिनट कर देगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पोर्टल नीलागढ़ में और लद्दाख के ईस्ट पोर्टल स्पैंगला मीनमर्ग में विस्फोट किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जोजिला सुरंग का उपयोग लद्दाख, लेह और कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदलने में होगा। निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। जोजिला सुरंग एशिया की सबसे बड़ी टनल्स में से एक है। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास किया था। जोजिला सुरंग और अप्रोच रोड का निर्माण कार्य अलग अलग करने पर 10,643 करोड़ रुपए आने का अनुमान था, लेकिन नए सिरे से सुरंग और अप्रोच रोड बनाने में कुल लागत में 3,835 करोड़ रुपए की बचत की गई है। परियोजना के तहत कुल 32.78 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार की जाएगी। इसमें 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। साथ ही 18.63 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड का निर्माण होगा। अप्रोच रोड बनने से जेड मोड़ सुरंग इस मार्ग से जुड़ जाएगी। परियोजना को 8 साल में पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। सामरिक दृष्टि से भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और श्रीनगर, कारगिल, लेह ऑल वेदर कनेक्टिविटी के अलावा जोजिला पास का जो
3.5 आवर्स का ट्रेवल टाइम है वह घटकर सिर्फ 15 मिनट हो जाएगा। Now we will have double all weather connectivity. एक रोहतांग के माध्यम से सीधा हिमाचल मनाली और दूसरा जोजिला के माध्यम से जम्मू कश्मीर। जोजिला जितना अनोखा नाम है उतनी ही अनोखी इसकी भौगोलिक स्थिति भी है। कारगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास के बीच 11,575 फुट की ऊंचाई पर स्थित यह इलाका सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से साल में 6 से 7 महीने देश भर से कट जाता है और सारी जरूरी सेवाएं ठप पड़ जाती हैं। लेकिन सुरंग तैयार होने के बाद श्रीनगर, करगिल, लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क बना रहेगा। इससे जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए सभी क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के घरेलू मामलों पर बयान देने से भी चीन को एहतियात बरतना चाहिए। भारत ने आज चीन को दो टूक शब्दों में ये संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। Our position has been always consistent. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been, are and would remain an integral part of India. China has no locus standi to comment on India's internal matters. We hope that countries will not comment on India's internal matters as much as they expect the same for others. Arunachal Pradesh is also an integral and inalienable part of India. This fact has also been clearly conveyed to the Chinese side on several occasions, including at the highest level. वहीं पाकिस्तान के मसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान लोगों को गुमराह कर रहा है। अनुराग श्रीवास्तव ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ के उस दावे को सिरे से खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत ने संदेश भेजकर पड़ोसी देश से बातचीत करने की इच्छा जताई है। We have seen reports on the interview by a senior Pakistani official to an Indian media outlet, and he has commented on India's internal matters. As always, this is Pakistan's effort to divert attention from domestic failures of the present government and mislead its domestic constituents by pulling India into headlines on a daily basis. The official is well advised to restrict his advice to his establishment and not to comment on India's domestic policy. The statements made by him are contrary to facts on the ground, misleading and fictitious. भारत म्यांमार की नौसेना को आईएनएस सिंधुवीर पनडुब्बी देगा। ये म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी होगी। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर विजन के आधार पर पड़ोसी देशों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में होगा। Cooperation in the maritime domain is an important part of our enhanced engagement with Myanmar, and in this context, India will be delivering a Kilo-class submarine, INS Sindhuveer, to the Myanmar Navy. We understand that this will be the first submarine of the Myanmar Navy. This is in accordance with our vision of Sagar, which is security and growth for all in the region. And also, this would be in line with our commitment to build capacities and self-reliance in all our neighboring countries. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वो हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा कृषि और पोषण क्षेत्र को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को समर्पित है और साथ ही भूख, अल्पपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से खत्म करने के सरकार के संकल्प को परिलक्षित करता है। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनबाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक और बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संसदीय समितियां लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 की पड़ताल कर रही संयुक्त समिति ने आज बैठक की। समिति विभिन्न पक्षों के विचारों को सुन रही है। समिति ने आज लॉ फर्म ट्राई लीगल बेंगलुरु के प्रतिनिधियों के विचार सुने। आज सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति की भी बैठक हुई। पैनल ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रसार भारती के प्रतिनिधियों के विचार सुने। वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति की भी आज बैठक हुई। समिति ने कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने को लेकर विभिन्न पक्षों के विचार जाने।
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज जनता से संपर्क साधने और पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में जन समर्थन जुटाने में लगे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई जनसभाओं को संबोधित किया। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की खामियां याद दिलाते हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि 2005 से सत्ता में आने के बाद से जेडीयू ने प्रदेश में कानून राज कायम किया, राज्य को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा और महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी आज दूसरी बार चुनावी दौरे पर बिहार पहुंचे। कई जगहों पर उन्होंने जनसंपर्क किया। जेपी नड्डा ने काराकट और गोह में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि एनडीए के शासन में देश और बिहार में चिकित्सा सुविधा सुधरी है। बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी और केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। इस बीच विकासशील इंसान पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। पार्टी प्रमुख मुकेश सैनी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कई इलाके डूब गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हालात को देखते हुए कुल 24 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से हुई तबाही की भरपाई के लिए राज्य सरकारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का आज निधन हो गया। वो 91 साल की थीं। भानु अथैया काफी दिनों से बीमार चल रही थी। 28 अप्रैल 1929 को कोल्हापुर में जन्मी भानु अथैया ने फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की शुरुआत गुरुदत्त की फिल्म CID से की। गुरुदत्त के साथ उन्होंने प्यासा, कागज के फूल और साहब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों में काम किया। 1982 में आई सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिला। इससे पहले पुरस्कार किसी भी भारतीय को नहीं मिला था। देश ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर आज याद किया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने आम जनता की राष्ट्रपति भवन तक पहुंच बनाई। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। I will fly. I am born with potential. I am born with confidence. I am born with wings. So I will fly. भारत रत्न मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम, एक ऐसा नाम जिसने अपने गुणों की ताकत से हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को खुद से जोड़ा। एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों को बड़े लक्ष्य, सादगी और नैतिकता का बोध कराता है। देश के इस महान सपूत की जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र इन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद किया। उन्होंने ट्वीट किया कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह तपना सीखो। देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रबुद्ध विचार नायक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनीषी विचारक के यश को नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए वीडियो संदेश साझा किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि देश के प्रति उनके अमिट योगदान को कभी नहीं भूला जा सकता, चाहे वो एक वैज्ञानिक या फिर भारत के राष्ट्रपति के तौर पर रहा हो। उनकी जीवन यात्रा लाखों लोगों को ताकत देती है। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। जीवन में व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच सकता है, क्या से क्या कर सकता है और आवश्यकता के अनुसार अपने जीवन को कैसे ढाल सकता है, इसका उत्तम उदाहरण श्रीमान अब्दुल कलाम।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में जन्मे डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो में 4 दशकों तक देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और सैन्य मिसाइल के विकास में अहम भूमिका निभाई। 1998 में पोखरण में हुए दूसरे मिसाइल परीक्षण में उनका योगदान इतिहास में दर्ज है। राष्ट्र सेवा में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 को वो देश के 11वें राष्ट्रपति बने। बतौर राष्ट्रपति इन्होंने देशवासियों के दिलों में खास जगह बनाई। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन इनके विचार और आदर्श हमेशा कृतज्ञ राष्ट्र को राह दिखाते रहेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं के योगदान को आज यानी 15 अक्टूबर का दिन ग्रामीण महिलाओं के नाम है और संयुक्त राष्ट्र हर साल इस दिन को दुनिया भर की ग्रामीण महिलाओं के योगदान को समर्पित करता है। ग्रामीण महिलाएं अक्सर वो महिलाएं होती हैं जिनकी सफलता को तवज्जो नहीं मिलती, उनकी कला को प्राथमिकता नहीं मिलती, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी सफलता और उनकी रचनात्मकता के बल पर ही देश की नींव मजबूत रहती है। इस साल जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में ग्रामीण महिलाओं और बच्चियों की भूमिका पर खास ध्यान दिया जा रहा है और दिया भी क्यों न जाए। वो ग्रामीण महिलाएं ही थीं जिन्होंने लकड़ी और उपले से जलने वाले चूल्हे को छोड़कर गोबर गैस या LPG को अपनाया और गांव की आबो हवा को बिगड़ने से बचाया। विकासशील देशों में खेतीहर मजदूरों में 43% महिलाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की वजह से ही खेती का भविष्य है। इन्हीं महिलाओं के दम पर हम खाद्य सुरक्षा और पोषण की बात कर पाते हैं। भूमि और संसाधनों के मैनेजमेंट में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन विडंबना ये भी है कि इन्हें अक्सर पुरुषों से कम वेतन मिलता है। घर के कामकाज के लिए इनके योगदान को तो अक्सर अनदेखा किया जाता है। महिलाओं के प्रति हम सभी को संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे आर्थिक और सामाजिक अस्तित्व की नींव तैयार करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अक्टूबर के महीने में वैसे तो कई खास दिन आते हैं, लेकिन इस महीने में कुछ खास दिन ऐसे भी होते हैं जो पूरे विश्व भर में मनाए जाते हैं। और ऐसा ही एक दिन है 15 अक्टूबर का, जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हाथ धोने और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के तौर पर मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर साल 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हाथ धोने के महत्व और उसके फायदे के बारे में बताया जाता है। साथ ही बीमारियों से बचाव में साफ हाथों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों में सफाई और हाथ धोने को लेकर काफी जागरूकता आई है और लोग कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से हाथों को धो रहे हैं, जिससे संक्रमण को रोकने में मदद मिल रही है। स्वच्छता का एक रूप ये है कि हम हाइजीन पे हाथ धोते रहें और अपने हाथों को साफ रखें। बच्चों को बचपन से ही घर और स्कूल में हाथ धोने के तौर तरीकों और उसके फायदे के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज भी दुनिया के बहुत से लोग हाथ धोने के तौर तरीकों और उसके फायदों से अनजान हैं, जिससे वो कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जो कई बार जानलेवा भी साबित होती हैं। हर साल वैश्विक रूप से ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है, जिससे आसान, प्रभावी और सस्ते तरीके से खतरनाक बीमारियों को मात दी जा सके। विश्व स्तर पर चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, उन लोगों ने भी हाथ मिलाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि हाथ से एक संक्रमित हाथ से दूसरे हाथ में संक्रमित में चला जाना और फिर उस हाथ को आप नाक के पास या सांस के पास ले गए तो उससे बीमारी जो है काफी हद तक फैलने लगी। 2008 से हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। इस दिन पूरी दुनिया में करीब 70 से ज्यादा देशों में 1.25 करोड़ बच्चों ने एक साथ साबुन से हाथ धोने का रिकॉर्ड बनाया था। 2008 के बाद से सरकारों, स्कूलों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सिविल सोसाइटी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर हैंड वॉशिंग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए
और लोगों को जागरूक किया। हर साल ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को एक थीम के तहत मनाया जाता है। इस थीम के मुताबिक ही इसके लक्ष्य को पूरा किया जाता है। साल 2019 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे का थीम था सभी के लिए स्वच्छ हाथ। मोहम्मद फातिह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।